सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे, पर आज का टॉप 50 एमसीक्यू पहले के टॉप 50 की एमसीक्यू से डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो हमने टॉप 50 एमसीक्यू बनाया आपके लिए, उसमें एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट के अलग अलग वीडियोस थे। पर आज जो हमारा एमसीक्यू है ये सभी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके अलावा इंटरनेट से भी रिलेटेड हमारा एमसीक्यू है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एमसीक्यू है आज का, ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी है। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यानी 2019 के बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके आज डाला है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन कैसा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आज के बेल्ट्रॉन के एमसीक्यू टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। विंडोज एक्सपी का आपने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ यूजर अभी ऐसे होंगे जो एक्सपी को यूज नहीं किए होंगे, लेकिन मोस्टली जो मुझे लगता है कि 7-8 साल से कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे कंटिन्यू, उन्होंने एक्सपी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूर यूज किया होगा और उन्हें जरूर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है डबल क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर, यानी कि हम खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में जाएंगे और फोल्डर बने, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बी में है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद क्रिएट और फोल्डर, यानी कि हम लोग राइट क्लिक कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट में जाएंगे और फिर हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या फिर लेफ्ट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर, या फिर हम लोग बाएं क्लिक करेंगे, माउस के बाएं बटन को क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और हमारे डी में है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर। हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। आप में से मुझे लगता है कि जितने लोग कंप्यूटर के यूजर हैं उनमें से सभी लोगों को फोल्डर क्रिएट करने के लिए जरूर ही आता होगा, क्योंकि फोल्डर हमारे कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी किसी प्रोग्राम में काम करते हैं तो किसी भी फाइल को फोल्डर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं। और फोल्डर बनाने के लिए 3 तरीका मोस्टली लोग यूज करता है। पहला, ये सबसे इजी प्रोसेस है कि आप कहीं भी ब्लैंक एरिया में, चाहे आप ड्राइव में करें या फिर किसी डेस्कटॉप के स्क्रीन पर करें, तो आप सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो एडिशनल ऑप्शन आता है और उस एडिशनल ऑप्शन में आप न्यू में जाएंगे और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये तो एकदम सिंपल सा फोल्डर को क्रिएट करने का तरीका है। दूसरा, हमारा अगर शॉर्ट कमांड से करें तो Ctrl+Shift+N तो भी हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी ड्राइव को आपने खोल रखा है तो वहां ड्राइव के लोकेशन के साथ आप देखेंगे न्यू फोल्डर करके एक ऑप्शन होता है, वहां से भी आप क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 3 ऑप्शन हमारे पास फोल्डर क्रिएट करने के लिए इजीली होता है। और यहाँ बस क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ये था कि विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन जब भी आसान भी होगा तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि अब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी विंडोज एक्सपी को यूज नहीं किया होगा तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई एक्सपी में फोल्डर कैसे बनता है। हो सकता है वो इस 3 ऑप्शन में से किसी को चुन ले। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा एक्सपी के बारे में, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट में कर देता हूं। जो हमारा एक्सपी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था 2001 में लॉन्च हुआ था, और ये इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि इसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया, डेवलप हुआ, यानी कि मैं 2010 तक की बात कर रहा हूं, तब तक ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में रन कर रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बढ़िया था, और विडंबना इस बात की थी इससे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बना, लेकिन ये मार्केट में किसी को रन करने नहीं दे रहा था। यानी कि अगर विंडोज 7 की बात करें, विंडोज 8 की बात करें, 8.0 की बात करें, तो ये सब इससे बहुत ज्यादा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये मार्केट में विंडोज एक्सपी किसी को चलने नहीं दे रहा था। लास्ट टाइम कंपनी ने इसे
2014 में बंद कर दिया। अगर प्रॉपर लास्ट इन डेट देखें तो 8 अप्रैल 2014 को विंडोज एक्सपी को प्रॉपर बंद करना पड़ा। एक्सपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एक्सपर्ट प्रोफेशनल। बस यहाँ क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था कि एक्सपी में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो याद रखेंगे, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां फोल्डर बनाने का प्रोसेस एक ही होगा। जो यहाँ पे आपने देखा ये एक ही प्रोसेस है। इसके अलावा शॉर्ट कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन और तीसरा ड्राइव लोकेशन के साथ न्यू फोल्डर का ऑप्शन होता है, वहां से भी आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं। अब एमएस एक्सेल आप सभी ने यूज किया होगा और जब आप एमएस एक्सेल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आप वहां देखते हैं कि जो हमारा सीट है वो नीचे बाय डिफॉल्ट दिखता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कितना सीट बाय डिफॉल्ट दिखता है। पहले में है 3, बी में है आपका 5, सी में है 2 और डी में है 4। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 2010 तक का एमएस एक्सेल का वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट होता है और 2010 के बाद यानी कि एमएस ऑफिस 2010 के बाद जो भी हमारा प्रोग्राम आया वर्ड एक्सेल एक साथ जो हमारा है एमएस ऑफिस का पैकेज, तो उसमें एक्सेल में सिर्फ एक ही सीट होता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड समझ के दिया आपको कि हो सकता है कि आप 3 को ना चुन के कुछ और भी चुन लें, 2 हो सकता है चुन लें या 4 चुन लें। तो ध्यान रखेंगे 2010 तक एमएस ऑफिस 2010 के पैकेज तक आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होता है और जो 2010 के ऊपर का अपडेट वर्जन है तो उसमें आपका 13, 16, 19, 21 जो भी है तो उसमें आपका ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ इसका सही आंसर ए है यानी कि 3। नेक्स्ट हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पावर पॉइंट में किस कमांड का प्रयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है। समीकरण मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मैथमेटिकल वर्क के लिए जब हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं तो वहां पे फार्मूला का यूज करते हैं, फार्मूला का ऑप्शन होता है। तो वहां पे यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला में है एड इमेज, बी में है आपका इक्वेशन, सी में है सिंबल और डी में है शेप्स। अब यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका मैथमेटिकल टाइप का ऑप्शन है यानी कि इक्वेशन। तो हम लोग पावर पॉइंट में इक्वेशन कमांड का प्रयोग करके स्लाइड में क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण यानी फार्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर में जो क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को डैश अनुक्रम का पालन करके कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। अब एमएस वर्ड तो आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रम करने के लिए, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम लोग कॉपी या पेस्ट करते हैं तो पहला प्रोसेस क्या होता है तो उसको चुनना और दूसरा प्रोसेस क्या होता है ये हमारा अल्टरनेट यहाँ लिखा हुआ है। ए में है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस पी, बी में है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस पी, सी में है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस बी और डी में है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस बी। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे मैक्सिमम आप में से सभी लोगों ने कॉपी पेस्ट का यूज हमेशा किया होगा। जब भी आप काम करते हैं तो करते ही रहते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हम लोग कॉपी करते हैं शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल प्लस भी, यानी कि कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये सिस्टम वाइज डी हमारा ऑप्शन सही है। इसका आंसर कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए डैश को दबाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में है। वर्तनी और व्याकरण का मतलब इंग्लिश में आप इजीली समझ लीजिए स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो एमएस वर्ड आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, आपने उसमें काम किया होगा, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं और कुछ भी हमारा स्पेलिंग एरर होता है, यानी कि वैसा वर्ड जो कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं होता है, जब भी आप उसे कंप्यूटर एमएस वर्ड के अंदर लिखेंगे टाइप करेंगे तो नीचे एक रेड कलर का लाइन आ जाता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये हमारा वर्ड गलत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हैं और कोई वर्ड के नीचे रेड कलर का लाइन आता है तो वो 2 कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन होता है कि वो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, यानी कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है, एमएस वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है। और दूसरा हमारा होता है जो वो प्रॉपर गलत होता है। जैसे अगर आपने एप्पल लिखा,
आपको लगता है कि एप्पल का स्पेलिंग जो मैंने लिखा है वो सही है, लेकिन नीचे रेड लाइन आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने गलत लिखा है। तो दो प्रोसेस है, आप उस वर्ड पे राइट क्लिक करके और जो सबसे ऊपर ऑप्शन आपका दिख रहा है उसे चुन लेंगे तो वो करेक्ट ऑप्शन होता है। और दूसरा है, ये हमारा होता है अगर पेज पर आपने एक दो वर्ड को ठीक करना है तो आप वहीं वर्ड पे राइट क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेज पर काफी सारा वर्ड सेंटेंस लिख रखा है और आपको मुझे लगता है कि एक पेज पर 10, 12, 15 जगह लग रहा है कि रेड लाइन आ गया है, तो आप उसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सीधा MS वर्ड के टैब में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा शॉर्ट कमांड के थ्रू। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास। ए में है F8 यानी फंक्शनल की का 8 जो F8 की होता है, या फिर F2 या फिर F7 या फिर F1। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे सभी लोगों को लगता है कि मुझे पता होगा। तो इसका सही आंसर F7 होगा, यानी कि कीबोर्ड से फंक्शनल की F7 दबाएंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो हमारे सामने आता है और वहां से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा छठे नंबर में जो क्वेश्चन है, कह रहा है आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं। अब कंप्रेस मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम में काम करते हैं और उस प्रोग्राम में जब भी हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद उस फाइल को अगर मुझे किसी पेन ड्राइव में रखना है या फिर मेल करना है या मुझे कहीं भेजना है, तो क्या होता है, फाइल का अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल को फोल्डर के अंदर रख के फोल्डर को हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं। और कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि वो फाइल का जो साइज है कंप्रेस होने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हम इजीली उसको मेल से भेज सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में अगर कम स्पेस है तो वहां उसको हम लोग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आप कंप्रेस किए जाने वाले फाइल ऑब्लिक फोल्डर के चयन के बाद यानी सेलेक्ट करने के बाद नीचे किस चरण का अनुपालन करेंगे। ए में है आपका राइट क्लिक सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, यानी कि आप राइट क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक में आप राइट क्लिक करने के बाद आपको पता है कि जब भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो हमारा एडिशनल ऑप्शन आता है। तो एडिशनल ऑप्शन में सेंड टू में जाएंगे, कंप्रेस और जिप फोल्डर। बी में है राइट क्लिक इंपोर्ट कंप्रेस्ड फोल्डर। सी में है राइट क्लिक एक्सपोर्ट कंप्रेस्ड फोल्डर और डी में है राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कंप्रेस्ड फोल्डर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मुझे लगता है कि जिन्होंने फाइल को कंप्रेस किया होगा, जिन्हें कंप्रेस करने के लिए पता होगा, उन्हें इसका आंसर अभी बिल्कुल पता चल गया होगा। तो जनरली हम लोग जिप प्रोग्राम का यूज करते हैं फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ जो पहले इसका ए में हमारा ऑप्शन है राइट क्लिक सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, ये इसका सही आंसर है। और जिन्होंने यूज किया होगा उन्हें तो पता ही होगा कि हम लोग जब भी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो राइट क्लिक करके ही मोस्टली करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल से क्वेश्चन है, कह रहा है MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रॉ की संख्या कितनी होती है। अब एक्सेल के बारे में आपको पता है, जो हमारा एक्सेल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, उसका जो हमारा पेज होता है वो स्प्रेडशीट यानी चादर, बुने हुए चादर की तरह होता है, यानी रॉ कॉलम से बना होता है। तो जिन्होंने एक्सेल अच्छी तरह से यूज किया होगा उन्हें रॉ और कॉलम दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2016 में अधिकतम मैक्सिमम रॉ की संख्या कितनी होती है। पहला है 2,25,786, आपका दूसरे बी नंबर में है 50,27,490 और सी में है 18,96,425 और डी में है 10,48,576। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अच्छी तरह से एक्सेल को रीड किया, पढ़ा, आप एक्सेल को यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो हमारा एक्सेल में रॉ की संख्या होती है वो 10,48,576 है और अगर कॉलम की बात करें तो 16,384। आप याद रखेंगे इसका जो आंसर है डी सही आंसर है, यानी 10,48,576 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ए में है टच स्क्रीन, 2 में है माउस और आपका तीसरे नंबर यानी सी में है जॉयस्टिक और डी में है आपका कीबोर्ड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप सोच लीजिए कि इसमें जनरली हम लोग कंप्यूटर पे जब गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के लिए हम लोग गेमिंग पर्पस के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जॉयस्टिक यानी सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
9वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले दो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन हैं? ए में है 5, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 6। अब ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन जो आपका है वो स्टैंडर्ड भी होता है, और स्टैंडर्ड होने का मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो बाहर से टैब से टूल से पूछ रहा है, ग्रुप के अंदर का क्वेश्चन है, और ग्रुप के अंदर भी आप जो टूल्स को यूज कर रहे हैं उस टूल्स के अंदर का क्वेश्चन है। तो स्मार्ट आर्ट आप सभी ने यूज किया होगा। जनरली हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज एमएस वर्ड एक्सेल दोनों प्रोग्राम में करते हैं, और स्मार्ट आर्ट का यूज जब हम लोग करते हैं तो स्मार्ट आर्ट में कई अलग अलग ऑप्शन है, और उस स्मार्ट आर्ट में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम का विकल्प होता है, और भी कई विकल्प होता है, वो आपने यूज किया होगा, आपको पता होगा, स्कैटर होता है, एचवी होता है, अलग अलग तरह का कई ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्मार्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम का जो हमारा विकल्प उपलब्ध होता है, इसके अंदर सब ऑप्शन यानी उसका कितना ऑप्शन है, यानी पिरामिड कितने टाइप का अलग अलग डिजाइन बना होता है, जो हम लोग पेज पर चाहे तो डाटा को उस टाइप में डिजाइन फॉर्मेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये मैट्रिक्स है उसमें कितना होता है, तो दोनों में बराबर ही होता है, इसीलिए यहाँ से ऑप्शन में बराबर वाले ही को देखते हैं। इसका सही आंसर बी है, यानी 4 है। याद रखेंगे 2016 के स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले दो विकल्प में 4 ही उपलब्ध होता है। 10वें नंबर में क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद चार्ट का प्रकार है? मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है ये टैब, टूल और ग्रुप से क्वेश्चन है। 2019 में जो बेल्टॉन का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन था वो टैब, टूल और ग्रुप से मैक्सिमम क्वेश्चन था, और आपने प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड था। ये भी हमारा टैब, टूल, ग्रुप से ही क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में। क्या एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद चार्ट का प्रकार है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो एक चार्ट का प्रकार है। पहला ए में है स्कैटर, बी में है हॉरिजन, और सी में है स्विच, और डी में है इलिप्स। अगर आपको एक्सेल में चार्ट के बारे में पता होगा, चार्ट का नाम पता होगा, तो आप शायद आंसर को सेलेक्ट कर चुके होंगे अब तक। जो इसका स्कैटर है ए, ये हमारे चार्ट का ही टाइप है, यानी चार्ट का नाम है, और भी कई तरह का अलग अलग चार्ट का नाम होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे एक बार जरूर अच्छे से देख लें और याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 11वें नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट से क्वेश्चन है हमारा, न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि पावर पॉइंट में जब हम लोग काम करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो अगर मुझे नया स्लाइड लेना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड क्या यूज करते हैं? ए में है Ctrl+M, बी में Ctrl+N, सी में Ctrl+D और डी में Ctrl+O। सही आंसर है ए, Ctrl+M। जो हमारा ए है ये इसका सही आंसर है। हम लोग कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे तो न्यू स्लाइड आएगा। मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं, जनरली और अदर प्रोग्राम में क्या होता है, कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो नया पेज आता है। जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो वहां पे N के साथ नया पेज आता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होके N ना सेलेक्ट करें। ये याद रखिएगा, पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए यानी नया पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ M प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन है। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट तक का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसको। कह रहा है मेरे पास एमएस पावर पॉइंट में कई स्लाइड्स हैं और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है, यानी कि हमारे पास जो कई स्लाइड बना हुआ है उन सभी स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हर टेक्स्ट में कई जगह इंडिया वर्ड का यूज हुआ है या इंडिया लिखा हुआ है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में Ctrl+F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं तो वे स्लाइड्स कौन सी चीजें जिन्हें चुना जाएगा? अब 4 ऑप्शन है, इंडिया शब्द वाली केवल पहली स्लाइड्स, इंडिया शब्द वाली केवल अंतिम स्लाइड्स, इंडिया शब्द वाली केवल पहली और आखिरी स्लाइड्स, इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड्स। अब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो यहाँ पे बीच में एक शॉर्ट कमांड भी है, और अगर आपको शॉर्ट कमांड मोस्टली याद होगा, आपने यूज किया होगा, यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि Ctrl+F से क्या होता है।
ठीक है। तो कंट्रोल F से जनरली आपको बताया कि वहां फाइंड होता है। तो जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम में कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो फाइंड के लिए ऑप्शन आता है, और उस पेज पर, स्लाइड्स पर, जहां भी मुझे वो वर्ड ढूंढना होता है तो हम लोग वहां आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब है कि MS पावर पॉइंट में अगर आपने 10, 12, 15 जो भी स्लाइड ले रखा है और उन सभी स्लाइड में अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन उस टेक्स्ट में इंडिया लगभग सभी स्लाइड्स में लिखा हुआ है, तो यहां हम लोग अगर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी है, यानी इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड्स। जैसे कंट्रोल F दबाएंगे तो जहां भी इंडिया लिखा हुआ है जितने स्लाइड पे, वो इंडिया हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वें नंबर में क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? वेब पेज को समझ पा रहे होंगे आप। जो भी हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं तो वेबसाइट का जो पेज होता है उसे हम लोग वेब पेज बोलते हैं। तो जनरली वेब पेज को लिखने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? इसमें पहले नंबर पे हमारा ए में है HTML, बी में है FTP, सी में है DSL और डी में है SMTP। कॉमन इजी क्वेश्चन है। HTML का यूज किया जाता है। HTML यानी लैंग्वेज है जो हमारा वेब पेज को लिखने के लिए, वेब पेज को तैयार करने में हम लोग HTML का बेसिक लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। HTML शॉर्ट नेम है, इज अ फुल नेम इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे, मे भी क्वेश्चन में फुल नेम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है। फिर ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है। स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो तो हम लोग कौन सा शॉर्ट कमांड यूज करते हैं? ए में है Ctrl+D, बी में है Ctrl+M और सी में है Ctrl+L और डी में है Ctrl+K। मुझे लगता है कि जिन्होंने पावर पॉइंट को अच्छी तरह से समझा होगा, पावर पॉइंट में आप काम कर रहे होंगे, उन्हें आंसर पता चल चुका होगा। सही आंसर ये होगा, कंट्रोल की के साथ अगर डी को प्रेस करेंगे तो स्लाइड हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। उस जो भी स्लाइड बना हुआ उसका डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वें नंबर में जो क्वेश्चन है, ये हमारा MS एक्सेल से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को आपको देखने से पता चल रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी लंबा क्वेश्चन है और एक फॉर्मूला को लेकर क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझना है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेल में, यानी MS एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 समझ रहे होंगे, ये सेल एड्रेस है, यानी कि जो हमारा कोई सेल होता है एक्सेल में, उसका सेल एड्रेस, रो और कॉलम का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं। तो आपके पास A2 एंड B2 दो सेल में लगातार ABC और DE लिखा है, यानी कि A2 में ABC लिखा हुआ है और जो हमारा B2 है उसमें DE लिखा हुआ है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र कॉन्केटनेट ब्रैकेट A2, B2 दर्ज करें। यानी कि इजी क्वेश्चन है। पहला सेल जो हमारा A2 है उसमें लिखा हुआ है क्या? ABC, और जो B2 है उस सेल में लिखा हुआ है DE। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा तीसरा सेल है, यानी कि A2 और B2 के बाद जो हमारा C2 वाला सेल है, उस सेल में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है बराबर कॉन्केटनेट ब्रैकेट A2, B2। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने के बाद कह रहा अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र को कॉपी करें और इसे D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी? देखिए क्वेश्चन को दो तरह से दो बार अच्छी तरह समझना होगा। दो बार का मतलब है दो पार्ट में। पहला है कि जैसे हमने एक A2 सेल लिया और A2 सेल में हमने लिखा ABC और B2 सेल में लिखा DE, तो हमारा जो तीसरा सेल है C वाला, C2 वाला, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं बराबर कॉन्केटनेट का और A2 और B2 को एक साथ यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाता है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपने A2 में लिखा राम और B2 में लिखा कुमार, तो वहां जो C2 होगा आपका, C2 में अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे लिखा जाएगा राम कुमार। यानी जो हमारा कॉन्केटनेट का फॉर्मूला होता है, ये दो अलग अलग सेल में लिखे गए वर्ड को एक साथ जोड़ देता है। तो जैसे A2 में लिखा राम और B2 में कुमार, तो C2 में क्या होगा, फॉर्मूला लगाने के बाद राम कुमार। अब कह रहा है कि जो आपने C2 में फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूला को कॉपी करके अगले सेल में पेस्ट करेंगे तो फिर वहां क्या दिखेगा। ठीक है, रीजनिंग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने कॉन्केटनेट का यूज किया उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो पहला है DE ABCDE,
बी में है डी ई ए बी सी, और सी में है ए बी सी डी, और डी में है डी ई डी ई ए बी सी। अब आप जब इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर जो है वो होगा ए, यानी डी ई ए बी सी डी ई। क्लियर है? आप इसे प्रैक्टिकली एक बार यूज करके देखना आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं 16वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एक डैश डिवाइस है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए में है मेमोरी, बी में है प्रोसेसर, सी में है इनपुट और डी में है आउटपुट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इजीली पता होगा हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है जिसमें हम लोग डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक मेमोरी है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए में टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को रद्द करता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को हटाता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को कॉपी करता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा एक और चीज समझना होगा कि अगर आपने एमएस वर्ड में पेज पर कुछ भी टाइप कर रखा है, लेटर, एप्लीकेशन या किसी भी तरह के डाटा को, अगर आपने सेंटेंस को टाइप करके रखा है और उस सेंटेंस को कहीं से भी अगर 3 टाइम माउस से अगर 3 बार क्लिक करेंगे यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो जिन्होंने यूज किया होगा उन्हें पता होगा कि क्या करेगा। 3 बार अगर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, पूरे लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है, यानी लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता है। आप इसे यूज करके देखिएगा टेक्स्ट या लाइन को वो सेलेक्ट कैसे करता है। यानी कि पेज पर कुछ भी सेंटेंस लिखा हुआ है पैराग्राफ के रूप में, तो उसे 3 टाइम आप उस पर माउस क्लिक करके देखना, तो ये आपका वो क्या करेगा, लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारा 18वें नंबर में क्वेश्चन है परम। ए सुपर कंप्यूटर, बी प्रिंटर, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी लैपटॉप। इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। परम हमारा सुपर कंप्यूटर का नाम है जो भारत में बना, पहली बार जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम परम था। तो ये इसका ए सही आंसर है, यानी सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में जब हम लोग डिफरेंट स्लाइड बना लेते हैं तो उस स्लाइड को अगर मुझे दिखाना है व्यूइंग मोड में, फुल स्क्रीन में, तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो बहुत इजी है। ए में F4 है, बी में F5 है, सी में F6 है, डी में नन ऑफ दीज है। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर F5 होगा। आप पावर पॉइंट में काम करते होंगे तो आपको पता होगा जब हम लोग F5 प्रेस करते हैं तो हमारा स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में आ जाता है स्लाइड, और वो फिर नेक्स्ट करके हम लोग चला सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर यानी 20वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान पब्लिक सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब वेबसाइट तो अलग अलग तरह का होता है, आपको पता होगा, लेकिन जो ऐसा वेबसाइट जिस वेबसाइट से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या उसे परचेज करते हैं, वैसे वेबसाइट को क्या कहते हैं? सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स वेबसाइट और इंटरटेनमेंट साइट्स। तो आज के दौर में तो मुझे लगता है कि सभी लोग जो कंप्यूटर नहीं भी चला रहे हैं वो भी इस तरह के वेबसाइट का यूज कर रहे हैं मोबाइल से। तो मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, वो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट से होता है। सही आंसर इसका सी है, ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट हम लोग 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एमएस वर्ड में जब हम लोग काम करते हैं, सपोज आपने स्मॉल में लिख लिया, पूरे टाइप कर लिया पेज पे, अगर आपको किसी ने कह दिया उसे कैपिटल में करना है तो आप क्या करेंगे? इजी, उसका 4 ऑप्शन है, यहाँ पे चुनना होगा। जिस ऑप्शन को आप यहाँ से चुन लेंगे तो आपका वो कैपिटल हो जाएगा। और ये कहाँ होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप इसे खुद चुनकर देखिए। ए में है अपर केस, बी में है लोअर केस, सी में है सेंटेंस केस और डी में है टॉगल केस। अब यहाँ जो हमारा 4 ऑप्शन है इसमें हमारा सही आंसर अपर केस है। आपको पता होगा जब हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं तो हमारे होम टैब में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है, जहां आप क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे 5 तरह का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा हमारा होता है टॉगल केस।
ठीक है। और ये जो हमारा अलग अलग ऑप्शन है, तो इसमें एक डिफरेंट बात क्या है कि जो हमारा चेंज केस में जो भी केस होता है वो उसी मोड में उसका ऑप्शन लिखा होता है। सपोज अगर सेंटेंस केस लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, अगर किसी भी पैराग्राफ को पेज पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसे अगर सेंटेंस केस में करेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। अपर केस जो लिखा होता है पूरी तरह से कैपिटल में लिखा होता है, हालांकि मैंने यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन जब आप एमएस वर्ड में काम करेंगे, चेक करेंगे या जिन्होंने यूज किया उन्हें पता होगा, अपर केस में सारा कैपिटल हो जाता है, किसी भी आप तरह से लिखो कैपिटल में कर देगा। लोअर केस में सारा स्मॉल कर देगा। टॉगल केस थोड़ा अल्टरनेट है, पहला वाला स्मॉल करेगा, बाकी कैपिटल कर देगा। तो आप इसे यूज भी करके देखना जिन्होंने अब तक यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर अपर केस होगा। अपर केस में क्या होता है, कोई भी लोअर मतलब स्मॉल में लिखा हुआ सेंटेंस कैपिटल में हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बोला जो भी क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला से, ग्रुप से, टूल से, टैब से, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा, याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि एक्सेल में किसी भी सेल रेंज के न्यूमेरिक समझ रहे होंगे, नंबर वाला संख्यात्मक किसी भी डाटा के वैल्यू का अगर औसत हम लोग को निकालना है तो औसत निकालने के लिए हम लोग एक्सेल में किस फॉर्मूला फंक्शन का यूज करेंगे। पहला में ए में है एवरेज, बी में है सम, सी में है मैक्सिमम यानी मैक्स और डी में है इफ। तो ये चारों अलग अलग फॉर्मूला है। अगर हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए हम लोग एक्सेल में एवरेज फॉर्मूला का यूज करते हैं, बराबर एवरेज। तो यहां से हम लोग औसत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए प्रयोग होता है। और कंप्यूटर के यूनिट को, कंप्यूटर का जो इकाई होता है उसको मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को मापने के लिए। पहला हमारा ए में है मेगाहर्ट्ज, बी में है किलोबाइट, सी में है गीगाबाइट और डी में है नन ऑफ दीज। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने सीपीयू चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि कंप्यूटर का जो हमारा स्पीड है वो हम लोग प्रोसेसर के स्पीड को मापने के लिए मोस्टली मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। हर्ट्ज में अगर आप सोचेंगे कि भाई गीगाबाइट तो इससे बड़ा होता है या किलोबाइट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, जब भी होगा वो हर्ट्ज में होगा। तो इसका सही आंसर मेगाहर्ट्ज है, यानी कि कंप्यूटर के स्पीड को मापने के लिए हम लोग मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं, यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किस टेबल यानी अवलित तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपने कोई टेबल बना लिया, टेबल में आपने कोई वर्ड लिखा, सिंपल किसी का नाम लिखा राम कुमार, अगर आपको उस राम कुमार को टेक्स्ट को घुमाना है तो आप उसमें उसे कैसे घुमा सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस ऑप्शन को चुनना होगा आपको। क्या रहा है, सेलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि जो टेबल में आपने कुछ भी कॉमन नेम है उस नेम को अगर आप डायरेक्ट रोटेट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे। बी में हमारा व्यू में जाएंगे, विंडो चुनेंगे, विंडो व्यू साइड बाय साइड। सी में होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, चेंज केस करेंगे। डी में लेआउट टैब में जाएंगे, पेज सेटअप करेंगे और हाइफरनेशन है। अब यहाँ पे जिन्होंने टेबल में टेक्स्ट को रोटेट किया होगा उन्हें पता होगा किसी भी टेबल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे अगर रोटेट करना है तो इसका सही ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर एडिशनल ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन का और आपको दिखेगा किस डायरेक्शन में घुमाना है। जिस डायरेक्शन में घुमाना है आप उस डायरेक्शन को चुनेंगे और आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन उस सेल के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25वें नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कोबोल, आपने लैंग्वेज का नाम सुना होगा। लैंग्वेज जो हमारा कोबोल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। हाई लेवल लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे और लो लेवल लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो दो तरह के लैंग्वेज में बना होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो मोस्टली
प्रीवियस टाइम में ज़्यादा यूज़ किया गया, और अभी जितना वर्तमान में कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो सभी प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली बना होता है। उसी का एक लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए में है कॉमन बैंड ओरिएंटेड लेआउट, बी में है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी में है कॉमन बिल्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, और डी में है कॉमन बिल्ड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। चारों मिलता जुलता ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर इसका बी होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 26वें नंबर में क्वेश्चन है, पी पावर पॉइंट से क्वेश्चन है हमारा, एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में रिसेट फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? जिन्होंने पावर पॉइंट में अच्छी तरह से काम किया होगा उन्हें रिसेट का यूज पता होगा। पहले हमारा ऑप्शन में ए में है स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफॉल्ट सेटिंग पर रिसेट करने के लिए, बी में है संपूर्ण प्रेजेंटेशन नियमों को रिसेट करने के लिए, सी में है स्लाइड साइज को कम करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट में रिसेट करने के लिए। तो आप अगर रिसेट को यूज किया होगा तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है ए, जो हमारा पहला ऑप्शन है, स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार, फॉर्मेटिंग को उनकी डिफॉल्ट सेटिंग पर रिसेट करने के लिए। सही आंसर इसका ए है 26 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की सीट टैब पर दाएं क्लिक करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपने ओपन कर रखा है और उसका जो सीट टैब नीचे होता है उस टैब पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें से कौन सा फंक्शन को आप, या इसमें से क्या नहीं हो सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन इसमें चुनना है। पहला है वर्कशीट को घुमाना, बी में है आपका वर्कशीट का नाम बदलना, और सी में है वर्कशीट को हटाना, और डी में है वर्कशीट को छुपाना। तो जिन्होंने सीट को राइट क्लिक करके, कभी सीट लिखा हुआ जहां रहता है सीट पर अगर राइट क्लिक किया होगा तो उसे पता होगा ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं, वर्कशीट को वहां से डिलीट कर सकते हैं, और वर्कशीट को वहां से हाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है ना, वर्कशीट को घुमाना यानी रोटेट करना, ये नहीं हो सकता है। तो इसका ए सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में हम लोग किसी सीट पर राइट क्लिक करके ये वाला काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा 28वें नंबर में क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे फिर ये हमारा इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में है PHP, बी में HTML, सी में है ASP.NET और डी में है JSP। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लैंग्वेज के बारे में, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो हमारा वेबसाइट होता है स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह का, तो उसमें हम लोग जो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए इसमें किस तरह के लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी यानी HTML। अभी मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा 29वें नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज है जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडोज द्वारा डिफॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि फैक्स का टाइम लगभग अब पूरी तरह से एंड हो चुका है। पहले लोग फैक्स का यूज करते थे जब हमारा इंटरनेट पूरी तरह से डेवलप नहीं था। आज हमारा इंटरनेट इतना डेवलप हो गया है कि लोग फैक्स का नाम भी भूल गए हैं। हाँ, ऑफिस में शायद रेयर केस कहीं लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ना के बराबर। आप में से जो लोग कुछ टाइम पहले से कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे या जिन्होंने फैक्स को यूज किया होगा उन्हें पता होगा फैक्स हमारा टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था, और फैक्स में जब भी हम लोग किसी भी डाटा को यानी कि पेज पर लिख कर उसे डालते थे तो स्कैन होके जहां हम लोग डायल कर देते थे नंबर, वो वहां पे रिंग होता था, और जैसे ही वो टेलीफोन को उठाता था और उठाने के बाद क्या होता था, वहां प्रिंट निकल जाता था फैक्स से, जो हमने यहाँ से फैक्स किया एज लाइक स्कैनर की तरह काम करता था। पर अब फैक्स कहीं यूज नहीं हो रहा है। अब पूरी तरह से ईमेल आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है, अलग अलग तरह का हमारा सोशल मीडिया, जहां से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को, डाटा को इजीली सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो किसी फोल्डर में कोई हमारा डॉक्यूमेंट है उसको अगर हम लोग फैक्स करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए है पिक्चर्स, बी है स्कैन डॉक्यूमेंट, सी है डाउनलोड और डी है नन ऑफ दीज। मैंने आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया कि कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट यानी स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रूप से स्टोर कर सकते हैं, जो हम फैक्स से या उस तरह के स्कैन किए डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। यानी फैक्स हमारा स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट को भेजता था, डॉक्यूमेंट यही रहता था, स्कैन होता था,
अगला जिस आदमी को भेजा मैंने उसका नंबर जैसे यहाँ टेलीफोन से डायल करते थे, लैंडलाइन वाले टेलीफोन से, वहां उसके फैक्स में वो प्रिंट हो जाता था। नेक्स्ट हमारा 30वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र समूह के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है? ये आपका एमएस एक्सेल के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी एक दो क्वेश्चन और था जो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैट्रिक्स हमारे स्मार्ट आर्ट का नाम होता है, पिरामिड, मैट्रिक्स, अलग अलग हैचरीज, स्कैटर, अलग अलग कई नाम से हमारा जो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट होता है प्रोग्राम के अंदर में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर 4 जो उसका ऑप्शन होता है वो चारों का अलग अलग नाम होता है। उस चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? पहला हमारा ए में है टाइटल, बी में साइकिल, सी में बेसिक और डी में टाइल। अगर आपने अच्छी तरह से देखा होगा, मैट्रिक्स को यूज किया होगा, तो मुझे लगता है कि शायद आपको नाम याद हो। तो मैं आपको बता दूं कि टाइटल होता है, साइकिल भी होता है और बेसिक भी होता है। मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स में 4 तरह का ऑप्शन होता है, टाइटल, साइकिल, बेसिक और ग्रिड। लेकिन यहाँ ग्रिड नहीं है, ग्रिड के जगह पे कुछ और है यानी टाइल। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सही आंसर इसका डी है, यानी कि ये टाइल नहीं होता है मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है? आप एक बार इसे एमएस एक्सेल में खोल के चेक करके देख भी सकते हैं। आप देख लेना जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, चौथा हमारा ग्रिड है, जो यहाँ नहीं है तो यहाँ पे टाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31वें नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो वर्क शॉर्टकट कुंजी F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किसकी पूर्णता की जाती है? अभी वर्ड से क्वेश्चन था जिसमें इसकी का यूज मैंने आपको बताया था। अभी एक्सेल से क्वेश्चन है, वर्कशीट बंद हो जाती है, एक्सेस फाइल बंद हो जाती है, वर्तनी जांच चलाई जाती है, कार्य पुस्तिका यानी वर्क बुक बंद हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ड में आप काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, F7 जब प्रेस करेंगे तो वहां स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आता है, जहां से आप जो भी त्रुटि होता है वर्ड में उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल के 2016 में आप वर्कशीट पर जब भी आप कुछ लिखे हुए हैं उसमें अगर कुछ त्रुटि है उसे F7 दबाकर क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच कर सकते हैं, यानी वर्तनी जांच चलाई जाती है। नेक्स्ट हमारा 32वें नंबर में क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? अब टैब तो आपको याद ही होगा, अलग अलग टैब, जो टैब के अंदर हमारा ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है? किस टैब के अंदर? रिव्यू टैब के अंदर। और मुझे लगता है कि जो लोग रिव्यू टैब को वर्ड में यूज किए होंगे, एक्सेल में यूज किए होंगे, तो उन्हें यहाँ देखकर आंसर पता चल रहा होगा। सेल प्रोटेक्ट, सीट प्रोटेक्ट, वर्कबुक प्रोटेक्ट, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर ए होगा, यानी सेल प्रोटेक्ट। नेक्स्ट 33वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एक मेल मर्ज डेटा स्रोत डैश नहीं हो सकता। मेल मर्ज हमारे एमएस वर्ड से ये क्वेश्चन है, मेलिंग टैब के अंदर हमारा मेल मर्ज होता है, वहीं से ये क्वेश्चन है कि मेल मर्ज डेटा स्रोत डैश नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल स्प्रेडशीट, HLL प्रोग्राम और टेक्स्ट फाइल। तो जो लोग मेल मर्ज यूज किए होंगे, जिन्हें मेल मर्ज के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, उन्हें पता होगा कि जो हमारा मेल मर्ज होता है उसमें हमारा एक्सेस में ही डाटाबेस होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट से भी होता है, एक्सेल और एमएस एक्सेस में काफी रिलेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हम लोग काम कर सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल से भी। लेकिन जो हमारा ये HLL प्रोग्राम है ये इससे मेल नहीं खाता है, मैच नहीं खा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ये सी होगा, HLL प्रोग्राम यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। यहाँ प्रोग्राम लैंग्वेज से मेल का कोई मतलब नहीं है, मेल मर्ज का। तो इसका सही आंसर ये होगा, HLL प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में से विषम चुनिए। विषम डिफरेंट, ए वीडियो, बी लाइट पेन, सी प्रिंटर और डी प्लॉटर। अब आप समझ रहे होंगे इसमें डिफरेंट कौन सा है। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, लाइट पेन समझ रहे होंगे जो मेरे हाथ में ये लाइट पेन ही है, और प्रिंटर और प्लॉटर। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका वीडियो यानी मॉनिटर जो होता है और प्रिंटर
और ये आपका प्लॉटर, ये तीनों हमारा आउटपुट डिवाइस है और लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है। ये डिफरेंट है, तो सही आंसर इसका लाइट पेन होगा। हमारा नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर में क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिसमें मान एबीसी चयनित है, यानी कि एक्सेल का आपने प्रोग्राम खोल रखा है, उसमें एक सेल में एबीसी आपने टाइप किया है। अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक समान पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि एक्सेल में आपको चार्ट बनाना है। अगर आपने एक्सेल में ए बी सी टाइप कर लिया और एक पाई चार्ट बना रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, एक निश्चित आकार का एक समान चक्र, यानी कि एक समान चक्र बनेगा निश्चित आकार का। बी में है एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। सी में है पाई चार्ट में 3 क्षेत्र के वर्गों के बराबर अर्थात एबीसी और सी साथ एक चक्र। और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जो हमारा ये पाई चार्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट इनपुट के साथ वो चार्ट हमारा तैयार नहीं किया जा सकता है, उसके साथ हमें न्यूमेरिक फिगर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इसका सही आंसर है इसको हम लोग चुनते हैं, एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 36वें नंबर में क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है वह डैश कहलाता है। यानी एक प्रोग्राम का ग्रुप जो कंप्यूटर के सभी रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है वह डैश कहलाता है। ए में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी में डिवाइस ड्राइवर है और सी में हमारा मेमोरी कंट्रोलर है और डी में कंपाइलर है। तो मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, इसका जो जवाब है ए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे कंप्यूटर के रिसोर्स का और प्रोग्राम के ग्रुप का मैनेज करता है, ठीक है, उससे प्रोग्राम को एक्सटेंड करता है। सही आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 37वें नंबर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आप में से सभी लोगों ने इसे यूज भी किया होगा, यूज भी करते होंगे। ए में है Alt + F4, बी में है एस्केप, सी में है Shift + F4 और डी में है Alt + एस्केप। सही आंसर Alt + F4। आपको पता है जब भी कोई हमारा विंडो ओपन है और उसे क्लोज करना है विंडो को तो Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे, विंडो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 38वें नंबर पे क्वेश्चन है, एक मेलिंग लेबल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग से आरंभ किया जाता है। इसके बाद बनाए समूह क्रिएट ग्रुप से डैश विकल्प का चयन करते हैं। देखिए मेलिंग से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी था, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, तो मेलिंग से बहुत सारा क्वेश्चन था। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी हमारा एग्जाम है बेल्ट्रॉन का, उसमें भी मेलिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मेलिंग का यूज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है और काफी स्टैंडर्ड है। और मेलिंग का यूज बहुत कम लोग करते हैं, जो ऑफिस से बाहर रहे, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो लोग मेलिंग टैब का यूज कम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेलिंग का ज्यादा यूज नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि मेलिंग टैब को अच्छी तरह से आप देख लेंगे, मेलिंग टैब से क्वेश्चन 100% रहेगा। तो यहाँ पे मेलिंग से ही क्वेश्चन है, मेलिंग लेबल का निर्माण, यानी जब हम लोग मेलिंग टैब में लेबल का निर्माण करते हैं तो वहां पे मेलिंग टैब के उपयोग के आरंभ में जब किया जाता है इसको, तो वहां पे जो उसका ग्रुप होता है वो क्रिएट ग्रुप, यानी मेलिंग टैब का जो लेबल का ग्रुप होता है, लेबल जो ऑप्शन होता है वो क्रिएट ग्रुप में होता है, ठीक है। तो इसमें से किसका चयन कर सकते हैं, क्रिएट का, लेबल का, इन्वेलप का और लेटर का। सही जवाब इसका लेबल होगा, यानी बी। नेक्स्ट हम लोग 39वें नंबर में देखते हैं, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश निहित होता है। यानी हम लोग जब किसी को मेल मर्ज के लिए कुछ काम करते हैं, मेल मर्ज में किसी लेटर को अगर डिफरेंट लेटर पे अगर हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा मेल मर्ज में क्या काम होता है। आप एक साथ जितने लोगों का डायरेक्टरी में नाम है उन सभी लोगों को एक लेटर पे अलग अलग लोगों का एड्रेस को आप अटैच कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेल मर्ज का मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश निहित होता है, यानी शामिल होता है प्रेषकों के ईमेल पते, यानी जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, एक्सेस फाइल की थीम और अनफॉर्मेटिंग सेटिंग, डाटाबेस जिसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता और फोन नंबर होते हैं, चयनित निश्चित जानकारी, और यह एक फॉर्म लेटर, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है। देखिए अगर आपने मेल मर्ज यूज किया होगा मेलिंग टैब के अंदर, तो आपको पता होगा कि मेल मर्ज में जो डाटाबेस हमारा होता है ये उसमें व्यक्तिगत जानकारी के लिए नेम, एड्रेस,
उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रीजनल, होम फोन, अलग अलग तरह का ऑप्शन होता है। तो ये जो हमारा सी है, डाटाबेस, मेल मर्ज का मुख्य डॉक्यूमेंट में डाटाबेस जिसमें व्यक्तिगत चयनित जैसे नाम, पता और फोन नंबर होते हैं। क्लियर है? सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है। अब इंटरनेट आप सभी लोग आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनेट का कौन सा सेवा नहीं है? पहला है राउटर, दूसरा है गेटवे, तीसरे नंबर पे हमारा सी में है स्कैनर और चौथे में है स्विच। तो इंटरनेट को जो इन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा राउटर इंटरनेट से रिलेटेड है, गेटवे भी इंटरनेट से रिलेटेड है, और स्कैनर और स्विच ये दो ऑप्शन है। तो हमारा स्कैनर जो है ये इंटरनेट सेवाओं से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्कैनर का यूज हम लोग इंटरनेट में कर सकते हैं कोई मेल भेजने के लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटरनेट की सेवाओं से संबंधित नहीं है, इंटरनेट के सर्विस से संबंधित नहीं है। तो स्कैनर इसमें इसका सही जवाब है, जो नहीं है ये। बाकी राउटर, गेटवे और स्विच का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, डैश डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। पहला हमारा ए में मेमोरी यूनिट, बी में इनपुट आउटपुट डिवाइस, सी में अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और डी में हमारा कंट्रोल यूनिट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है बी होगा हमारा, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करता है। आप समझ पा रहे होंगे, जब भी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहां कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, वेबकैम है, डिफरेंट हमारा इनपुट डिवाइस है। जब हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, इन सभी डिवाइसों को इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। आउटपुट में जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट क्या करता है, यूजर को इंटरफेस करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा बी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स का प्रीव्यू किस मेनू से किया जा सकता है। यानी अगर आपने पावर पॉइंट में स्लाइड में कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसका प्रीव्यू कहां से देख सकते हैं? रिव्यू में, ट्रांजिशन में, इंसर्ट में या डिजाइन में। तो जिन्होंने एमएस पावर पॉइंट में इफेक्ट का यूज किया होगा स्लाइड पे, उन्हें पता होगा कि स्लाइड पे जब हम लोग इफेक्ट लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन का यूज करते हैं, ट्रांजिशन टैब का। और अगर हम लोग टेक्स्ट पर लगाते हैं, यानी कि स्लाइड पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके लिए हम लोग एनिमेशन टैब का यूज करते हैं। तो सही आंसर इसका बी यानी ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43वें नंबर में हमारा है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल की न्यूट्रल फीचर का डिफॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन ग्रुप से है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहला है ब्लैक, बी में है हमारा रेड, सी में लाइट गोल्डन और डी में ग्रीन। आप शायद अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझोगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब हम लोग एमएस एक्सेल 2016 में कोई भी वर्कशीट को खोलते हैं तो उसका जो सेल स्टाइल का मतलब है, सेल हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम होता है जो होम टैब के अंदर ही होता है, उसमें अलग अलग कलर होता है सेल ग्रुप के अंदर, आप देखेंगे, और उस हर कलर पे नाम लिखा होता है। यानी उसमें जो न्यूट्रल कलर होता है, जिसपे न्यूट्रल लिखा होता है, उसका कलर कौन सा होता है। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लाइट गोल्डन। आप इसे एक्सेल खोल के जरूर एक चेक कर लेना। 44वें नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर आप समझ रहे होंगे, प्रिंटर मैंने पढ़ाया था काफी पहले, जब प्रिंटर का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया था। मे भी कुछ लोग नए होंगे या उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं बता दूं, जो इंपैक्ट प्रिंटर है वो पहले के टाइम में, प्रीवियस टाइम में ज्यादा यूज होता था। यानी आपका डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर है, ये सब इंपैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है। डेस्कजेट, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। अब यहाँ पे आपका जितना भी प्रिंटर है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमारा जो ड्रम प्रिंटर है ये हमारा इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है। क्लियर, ड्रम प्रिंटर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 45वें नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक्सपी से पहले का विंडोज संस्करण था। यानी कि एक्सपी से पहले जो हमारा विंडोज का वर्जन था, कौन सा वर्जन पहले था। विंडोज विस्टा, विंडोज एमई, विंडोज 7, विंडोज 1।
तो यहाँ पे याद रखेंगे जो हमारा विंडोज एक्सपी से पहले वर्जन था, यानी कि विंडोज का संस्करण था, वो विंडोज एमई था। एमई मींस मिलेनियम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन में। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू मेन्यू का विकल्प नहीं है? एक्सेल 2016 में जो व्यू मेन्यू है उसमें व्यू मेन्यू का कौन सा ऑप्शन नहीं है? इसमें ए में है स्मार्ट लुकअप, बी में है फार्मूला बार, सी में रूलर और डी में है ग्रिड लाइन। मुझे लगता है सभी लोगों को इजीली याद होगा, पता होगा, क्योंकि व्यू में आप फार्मूला बार देखते हैं, रूलर भी रहता है, ग्रिड लाइन भी रहता है। ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ए में स्मार्ट लुकअप, ये नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, जो नहीं होता है व्यू के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, लिनक्स एक प्रकार का डेस्क, लिनक्स जो है हमारा एक डेस्क क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेमोरी है, प्रोसेसर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मुझे लगता है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब बताया था तो वहां मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो तरह का होता है। एक तो हम लोग जो परचेज करते हैं और दूसरा जो हम लोग फ्री में यूज करते हैं। तो लिनक्स भी उसी टाइप में आता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लिनक्स है क्या? लिनक्स एक प्रकार का डेस है, तो याद रखेंगे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल 2016 में आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कहाँ मिलेगी? यानी कि एमएस एक्सेल में जब आप काम कर रहे होते हैं और आपने सेल का साइज यानी रो का साइज बड़ा कर लिया, कॉलम का साइज बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, आप चाहते हैं उसे ऑटो फिट करें पहले की तरह, तो वो कैसे होगा? यहाँ पे उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, बाय टैब, टैब के बाद उसका ग्रुप है, कौन सा ग्रुप में किस ऑप्शन में मिलेगा। पहला में होम में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे और फिर फॉर्मेट फंक्शन, फिर ऑर्गेनाइज शीट। दूसरे नंबर बी में हमारा होम, सेल ग्रुप, फॉर्मेट फंक्शन, सेल साइज। सी में है हमारा होम, सेल ग्रुप, फॉर्मेट फंक्शन, प्रोटेक्शन। डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है होम में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे और वहां फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर सेल साइज होता है, जहां से आप किसी भी रो और कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन ग्रुप से है और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आप क्वेश्चन को बारीकी से समझे और अगर हो सके तो आप प्रैक्टिकली भी इसे देख लें। नेक्स्ट हमारा 49वें नंबर में क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? ये इंटरनेट से क्वेश्चन है, मे बी जिन्होंने इंटरनेट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, 256 बिट्स, 128 बिट, 32 बिट और 64 बिट। इसका सही आंसर 128 बिट होगा, यानी बी, याद रखेंगे। अब हमारा लास्ट जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है इस एमसीक्यू का, कह रहा है एमएस एक्सेल डैश, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दीज। अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो मैंने ये क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर भी किसी क्वेश्चन को समझाने में बताया था आपको। और जो लोग इजीली एक्सेल में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा जो हमारा एमएस एक्सेल है ये हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का प्रोग्राम का मतलब होता है, जो स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, सीट का मतलब चादर, प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी लोग जानते हैं। उस टाइप का ये प्रोग्राम है क्योंकि इसमें जो पेज होता है ना वो मुने हुए चादर की तरह बना होता है रो और कॉलम से, इसीलिए इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी लोग समझते हैं। जैसे एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, जहां वर्ड पे हम लोग कोई प्रोसेस कर सकते हैं, वैसे ही एक्सेल का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉप 50 एमसीक्यू। आज के एमसीक्यू में हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन आज हमने आपको वीडियोस में दिखाया, जिसको हमने डिस्कस किया, ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और जहां भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा प्लीज मुझे आप कमेंट करिएगा।